हेलो दोस्तों, आप सबके अपने चैनल विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। मैं विनी आज आप लोग के लिए माइकल एंजेलो की स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, हम लोग वेस्टर्न आर्ट की टाइमलाइन को पढ़ाई कर रहे हैं और प्री हिस्टोरिक से रेनेसेंस तक की सारी वीडियोस मैं आपको दे चुकी हूँ और हम लोगों ने उससे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मींस स्टेप वाइज स्टेप्स हमने उसको पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, और आज जो है हम ये लेके आए हैं माइकल एंजेलो के लिए। इससे पहले कि लियोनार्डो दा विंसी की सेपरेट वीडियो मैं दे चुकी हूँ। अगर आपका रह गया है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लियोनार्डो दा विंसी भी पढ़िए, हाई रेनेसेंस पे भी एक वीडियो है और अर्ली रेनेसेंस मतलब प्रारंभिक पुनरुत्थान, इस पे भी वीडियोज़ हैं। इन सब की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग उसे भी देखें ताकि आपके हेल्प हो, क्योंकि अगले मंथ ही अब नेट की एग्ज़ाम आने वाली है। और जैसा कि मैंने बोला था कि अभी मेरे वीडियोस बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, बट डोंट वरी, जैसे एग्ज़ाम आने लगी है मुझे भी पता है, मैं टाइम निकाल के आपके वीडियोस की स्पीड, अपनी वीडियोस की स्पीड को बढ़ा दूँगी और जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो हमने लियोनार्डो पढ़ा था, आज हम माइकल एंजेलो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नेट से रिलेटेड अदर कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड और अपने वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स लग रहे हैं, कुछ भी कमेंट्स देना चाहते हो, तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, वैसे वो कर दें। और ये वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि जिन्हें ज़रूरत हो, बस यही एम है, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ये नोट्स, ये वीडियोस मिल सकें। ठीक है, इंस्टाग्राम और विजुअल आर्ट्स टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका एड्रेस आपको अभी अपने वॉल पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे माइकल एंजेलो सर को एक बार देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसी में स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक रिकॉल करा देती हूँ, मतलब एक इन शॉर्ट हम देख लेंगे कि माइकल एंजेलो क्या थे और फिर हम अलग अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म जो है इटली के कैप्रीस में हुआ था, है ना, कैप्रीस नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म 6 मार्च 1475। लियोनार्डो दा विंसी से ये छोटे हैं। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो रेजिमेंट न्यायाधीश थे, मतलब कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनकी माता की मृत्यु तभी हो गई थी जब वो 6 वर्ष के थे। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी महिलाओं का मतलब प्यार उन्हें नहीं मिल पाया ऐसे। ठीक है, उसके बाद कैप्रीज में हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद इनका जो परिवार था वो फ्लोरेंस आ गया था। ठीक है, ऐसा बहुत मतलब रूट से थे वो, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी थी, उन्हें ज़्यादा प्रेम नहीं मिला था, इसलिए वो थोड़े से मतलब ऐसा माना जाता है कि औरत मतलब जो जात को लेके वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना कुछ अच्छा उनका रिएक्शन नहीं था और वो बहुत कटे से अपोनेंट थे एक तरह से। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिए 1475 में इनका जन्म हुआ, 1488 में, है ना, 1488 में पारिवारिक विरोध का सामना करते हुए, मींस एक जो उनकी कंडीशंस थी एक पर्सनल उस पर देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके फादर ने ही डोमिनिको गिरलैंडो की चित्रशाला में सीखना के लिए उनको भेजा था। ठीक है, दोस्तों, मैंने जब गिरलैंडो अर्ली रेनेसेंस इनकी बात करी थी तो उसमें बताया था कि गिरलैंडो, जो मैंने इनके बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि उनने वर्कशॉप्स की थी और कैसे जिस चाहे डोनाटेलो की भी वर्कशॉप थी वैसे ही इनकी भी वर्कशॉप थी, और उसमें कौन सीखे थे, माइकल एंजेलो भी सीखे थे 1488 के समय। इसलिए माइकल एंजेलो के जो गुरु हैं वो डोमेनिको गिरलैंडो को माना जाता है। हालांकि उनने उस चीज़ को कन्फेस नहीं किया था, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था माइकल एंजेलो ने कि गिरलैंडो मेरे गुरु हैं, लेकिन प्रारंभिक उन्हीं की वर्कशॉप में जाके उनने काम सीखा था, है ना, भित्ति चित्र का काम सीखा था उनने गिरलैंडो से, है ना, भित्ति चित्र जो उन्हें सिस्टाइन चैपल इतना बड़ा वो बनाया है, तो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि उनके गुरु गिरलैंडो को भी कहा जाता था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये पता चले कि इतना क्योंकि गिरलैंडो की पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली माइकल एंजेलो से कम थी, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि वो मेरे गुरु हैं। लेकिन जो भी स्टडी हुई है उससे ये पता चला है कि ये
उनसे भी सीखें। सेकंड चीज़, हम जानते हैं माइकल एंजलियो ने भले वास्तुकला भी की है, चित्रकला भी की है, और मूर्तिकला भी की है, लेकिन उन्हें एक श्रेष्ठ मूर्तिकार के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि भित्ति चित्र तो उन्हें गिरलैंडो की वर्कशॉप में सीख लिया, लेकिन उसके बाद वो लॉरेंजो डी मेडिसी के संरक्षण में बर्टोलाडो, इनका नाम मत भूलिएगा आप, बार्टोलाडो, ये कौन थे? जो डोनाटेलो थे। डोनाटेलो इतने ट्रेंड मूर्तिकार थे, अर्ली रेनेसेंस में हम उनको पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के शिष्य थे बार्टोलाडो, और इनके पास गए थे माइकल एंजलियो। किसके पास? बार्टोलेडो। और बार्टोलेडो से इनने क्या सीखा था? इनने मूर्ति बनाना भी सीखा था। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा एक छोटा सा है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जो बिल्कुल भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं। आगे देखते हैं। तो 1492 में उनके जो संरक्षण थे लॉरेंजो, उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? वो बोलोना में चले गए थे। ठीक है, बोलोना में चले गए थे, और फिर 1496 में रोम। देखिए, मैंने जब लियोनार्डो दा विंसी का बताया था, तो उनको भी कैसे बताया था मैंने? फ्लोरेंस से मिलान, मिलान से फ्लोरेंस, ऐसे इधर उधर वो लोग घूम रहे हैं, है ना। तो वैसे ही ये भी हैं, ये रोम जाएंगे, ये फ्लोरेंस जाएंगे, इधर उधर ये घूमते रहेंगे। ऑब्वियसली आर्टिस्ट है, एक जगह बैठ के वो नहीं रह सकते। तो हमको बस ये देखना है कब वो मतलब कहाँ पे वो नहीं, किस समय वो किस जगह पे गए। ठीक है, तो 1492 में वो बोलाना चले गए थे, और 1496 में वो कहाँ चले गए थे? रोम चले गए थे। ठीक है, अब रोम जाके उन्होंने क्या क्या काम किया, फिर फ्लोरेंस जाके, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ। फिर 1501 में वो क्या, जब यहाँ पे वो रोम चले गए थे, 1501 में एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी बन गए थे। क्यों? क्योंकि उनने कुछ काम ऐसे कर लिए थे, पिएटा बना ली थी उस समय, है ना। तो जो है वो 1501 में एक बहुत अच्छे मूर्ति शिल्प बन के फ्लोरेंस में लौटे, और 1505 तक वो वहाँ पे रहे। और फिर क्या हुआ? 1505 तक वहाँ रहे, फिर 1508 में वो वापस रोम आ गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने सिस्टाइन चैपल और इन सब पे काम किया था। ठीक है, अब देखते हैं। फिर 1512 में फ्लोरेंस में मेडिसी के पास चले गए। मेडिसी एक मीन्स एक तरह का एक वो है, क्या बोलेंगे, एक कम्युनिटी थी, है ना, मेडिसी पीपल्स। तो वो वहाँ पे चले गए थे 1512 में। ठीक है, फिर 1517 में मेडिसी को फ्लोरेंस से निकाल दिया था। 1512 में वो मेडिसी के साथ रहते, लेकिन 27 में कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी कि वो कम्युनिटी को वहाँ से इनने निकाल दिया था, है ना। जो भी उनका कम्युनिस्ट वो चीज़ होगी, जैसे कि पार्टीशन होता है, उस तरह से मेडिसी को उनने अपना अपोनेंट मान लिया था, गवर्नमेंट ने, और उस जगह से फ्लोरेंस से उनने मेडिसी को निकाल दिया था। कब निकाल दिया था? 1527 में। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? 1529 में फिर और आतंक भी हो गया था, तो उससे वहाँ से फ्लोरेंस से माइकल एंजलियो को भी जाना पड़ गया था। लेकिन देखिए, जब मेडिसी को निकाला था फ्लोरेंस से, है ना, मेडिसी पीपल्स जब जिनके साथ वो रहते थे, लेकिन वहाँ जब उन्हें निकाला था, तो माइकल एंजलियो ने मेडिसी का साथ नहीं देके उनने राज्य का, मतलब किंगडम का साथ ही दिया था। और लेकिन 1529 में जो आतंक बढ़ा, टेररिज्म आया, उससे उनको भी निकलना पड़ गया था। ठीक है, अब क्या हुआ? 1530 में मेडिसी ने अपना अधिकार वापस पा लिया। 1530 में मेडिसी ने फ्लोरेंस में अपना अधिकार वापस पा लिया, मतलब अपने आप को प्रूफ कर लिया। लेकिन उस समय ऑब्वियसली क्योंकि माइकल एंजलियो ने उनका साथ नहीं दिया था, माइकल एंजलियो ने राज्य का साथ दिया था, तो उनको भी उनने क्षमा कर दिया। और फिर इन सब चीज़ें ये जो हुई, है ना, ये सब चीज़ें जो हुई आतंक के कारण, वो भग गए, वहाँ मेडिसी को निकाल दिया। उससे माइकल एंजलियो का वर्क, उनका काम का समय, ये सब बहुत डिस्टर्ब हो गया था, इतना काम वो नहीं कर पाए थे। तो उनने 1534 में पुनः कार्य करना चालू किया। क्यों? क्योंकि 1530 में मेडिसी ने वापस उनको माफ़ कर दिया था, वापस वो लोग सेटल्ड हो गए थे। तो 1534 में फिर उनने काम किया, और फिर उसके बाद वो अपने अंतिम 30 वर्ष, मतलब बोलेंगे क्योंकि 64 में उनकी डेथ हो चुकी थी, तो 34 से जो 30 वर्ष वो कहाँ रहे थे? वो रोम में रहे थे। ठीक है, और रोम में ही 1888 ईयर्स की एज में 12 फरवरी, कहीं कहीं 18-19 फरवरी का भी डेट है, किसी बुक में मुझे 12 फरवरी मिला। तो है ना, डेट का इतना वो नहीं आएगा, मेन ईयर का आता है कोई क्वेश्चन में भी। तो इस समय उनकी डेथ हो गई थी, और 88 ईयर्स की एज थी इनकी, और इस समय वो उनकी डेथ हो गई थी, रोम में ही उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इसको एक बार अब जब अपन पढ़ेंगे ना, तो एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत कीजिएगा कि आपको ये चीज़ याद नहीं हुई हो तो। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए, क्योंकि
तीनों काम किया है, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। तो हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो वास्तुकला में क्या काम किया है, इन्होंने कई महत्वपूर्ण भवन का निर्माण किया उससे और उनको चित्रों से भी सजाया। ठीक है। दूसरी चीज़, सेंट लोरेंज़ो के अग्रभाग के निर्माण हेतु, सेंट लोरेंज़ो जो जगह थी उसके आगे के भाग के निर्माण हेतु फ्लोरेंस में चर्च के अधिकारों की एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसी में उनका जो है वास्तुकला का जो अनुभव है वो आरंभ हुआ था। इसके पूर्व सिस्टाइन चैपल की छतों में कल्पित वास्तु का चित्रण सरल ज्यामितिक योजनाओं से किया था। सिस्टाइन चैपल में पेंटिंग किया उनने, वे हम सबको पता है, लेकिन उसी में जो छतों का मीन्स एक तरह से वो होता है कॉर्निस होती है ना, जो उसका भी काम माइकल एंजेलो ने किया है। मैं इससे पहले आपको किसी में शायद वो जब इन जनरल हाई रेनेसांस का वीडियो था उसमें भी बताया था कि जो कॉर्निस होती है, कॉर्निस क्या होती है आप देखिएगा, है ना, जो हमारे जो भी रूम है उसके कॉर्नर्स पे जो ऊपर से पट्टी रहती है उसको भी बहुत अच्छे से अलंकृत सजाया माइकल एंजेलो ने है। तो है ना, इस तरह के बहुत सारे काम उनने अपने ज्योमेट्रिक स्टाइल से किया है। आगे इन्होंने लोरेंज़ो मेडिसी की समाधि भवन बनाया। लोरेंज़ो मेडिसी जिनके है ना, उनका समाधि भवन बनाया, जिनकी डेथ होने के बाद वो बुलाना चले गए थे, है ना। दूसरा मकबरा है ना, ये मकबरा बनाया। दूसरा उनने क्या बनाया, जूलियानो मेडिसी का भी बनाया। ये दोनों जो है फ्लोरेंस के सैन लोरेंज़ो के देवकुल के आमने सामने निर्मित है ना। फ्लोरेंस में जो सैन लोरेंज़ो के देवकुल है उसमें आमने सामने ये दोनों निर्मित है। इन्होंने रोम में बहुत सारा कार्य किया था। क्यों कार्य किया था दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 1534 से लेके 64 तक, मतलब 30 वर्ष उनके अंतिम साल में, है ना, जब वो 70 की उम्र के आसपास थे, तब उनने वहाँ पे रहे वो, और उनने अपनी लास्ट जो वर्क है ना वो भी छोड़ दिया था। सेंट पीटर की बेसिलिका में उनने काम किया था, और उनका इसी एज में उनने वास्तुकला का काम किया था ज़्यादा। मतलब जब वो उनने बहुत सारा, उनने डेविड बनाया, पिएटा बनाया, सिस्टाइन चैपल बनाया, है ना, पेंटिंग्स बनाई, मूर्तियाँ काफ़ी सारी बनाई। लेकिन जब उनके ईयर का अंतिम एज था, मतलब आखिरी समय चल रहा था, 1534 के बाद का बोलेंगे हम, जब वो रोम में थे, तब उनका जो ध्यान है वो वास्तुकला पे चले गया था, है ना। हमने जैसे, क्योंकि हमने लियोनार्डो का भी पढ़ा था, तो आपको याद होगा जो मैंने बोला था कि उनने भी अपने जैसे जीवन का अंतिम वर्ष में वो साइंस की तरफ पहुंच गए थे, है ना, इंजीनियरिंग और वो चीज़, वो और इन्वेंशन कर रहे थे। उनका ध्यान, मतलब उनसे कार्य जो भी होता नहीं होगा उससे हट गया था। वैसी चीज़ माइकल एंजेलो ने अपने अंतिम समय में वास्तुकला का कार्य ज़्यादा किया था, और वो चीज़, वो रोम में थे तो रोम में भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। सेंट पीटर की बेसिलिका, ये देखिए 1547 में अपने अंत समय तक सेंट पीटर्स के वास्तुकार का काम किया। उसमें जो जैसे देखिए 1564 में जब उनकी एज हो गई थी, मतलब डेथ हो गई थी, उसके बाद गियोकोमो डेला, कौन, जियोकोमो डेला, उनने उनका जो सेंट पीटर्स में जो उनका लेंटर्स का काम, मतलब वो जो काम थे ना, वो काम को कंप्लीट किया था। मतलब अधूरे काम में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब वो टिल एंड तक वो कार्य करते रहे वो आर्टिस्ट। वो आप खुद देखिए तो कितनी बड़ी महानता होगी उनकी, और उनने ये कार्य किया था। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिए कि वास्तुकला उनने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में ज़्यादा किया था। अब हम देखते हैं, ठीक है, हाँ, अब देखते हैं एक बार मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, अब मूर्तिकला आप सब जानते हैं। बहुत बीच में बातें करके आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी पढ़ना है और सब सीरियस मूड में हैं, और मैं बीच बीच में मजाक कर लेती हूँ। ओके, तो अब हम आते हैं मूर्तिकला में दोस्तों। मूर्तिकला माइकल एंजेलो का आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि बेस्ट है। कहीं भी क्वेश्चन में ऑप्शन आए कि माइकल एंजेलो मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे, या सभी थे, अगर ऐसा आए तो आप सभी लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों में कार्य किए। लेकिन अगर वास्तुकार, चित्रकार, संगीतकार और मूर्तिकार आए तो आपको मूर्तिकार पे ही टिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विशेषकर मूर्तिकार थे, है ना। तो इन्होंने मूर्तिकार की शिक्षा किससे ली थी? तो बार्टोलेडो से ली थी। मैंने पहले ही बताया, डोनाटेलो के शिष्य हैं बार्टोलेडो, उनसे इनने
गार्डन स्कूल में जो संचालित थे, उनने मूर्तिकला की शिक्षा ली थी। रोम में वह वास्तुकला और चित्रकला में अधिक लगा रहा। अभी बताया आपको। उसका महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प कहाँ हुआ? फ्लोरेंस में हुआ। जब वो फ्लोरेंस में आए उसमें हुआ है। देखो, वो रोम से फ्लोरेंस, फ्लोरेंस से रोम, वो एक बार लास्ट में आपको रिकॉल करा देंगे, इसलिए उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप आपको लर्न होगा कि इस समय ये फ्लोरेंस में थे तो इनने ये कार्य किया इस समय, है ना। तो ऐसे हम उसको लर्न कर सकते हैं टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था? तो इनको मूर्ति परक वास्तुविद, मतलब स्कल्पचरल आर्किटेक्ट भी कहा जाता था। किसे? माइकल एंजिलो को क्या कहा जाता था? स्कल्पचरल आर्किटेक्ट, यानी कि मूर्ति परक वास्तुविद। उनका मीडियम क्या था? ये बहुत बड़ा चीज़ है, मटेरियल। मूर्ति काल में वो मोस्टली कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे? मार्बल करते थे, ठीक है, नो डाउट। लेकिन मार्बल भी कौन सा था? वो करक्का का मार्बल था, वाइट करक्का। देखिए, एक है, मैंने पढ़ा था कहीं, मैं आपको बताती हूँ। जूलियस, सेंट जूलियस ने इनको एक वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था काम करने का। उस काम के लिए वो खुद सरारा गए थे और वहाँ से वो मार्बल लेने गए थे। हालांकि वो उनसे फिर बाद में वो ले लिया था, वो काम हो नहीं पाया था। लेकिन वो इतने बड़े, सोचिए, इतने बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ से वो मार्बल लेने गए थे, है ना। तो ये कराका का मार्बल है ना, वो मार्बल उनका मेन मटेरियल था उनकी मूर्तियों में, ठीक है। अब 1492 में जब लॉरेंजो की डेथ हुई थी, आपको बताया कि वो बोलाना चले गए थे। 96 में रोम रहे थे। हिज फर्स्ट क्रिएटर, हाँ, उनने फिर उसके बाद जब वो गए थे तो उनका पहला आइडल मैंने बताया था आपको क्या है, उनने बेकस की मूर्ति बनाई और फिर क्या बनाई थी? पिएटा बनाई। अब पिएटा बोलोगे क्या है, तो देख लेते हैं। बेकस की मूर्ति मैं लगा नहीं पाई हूँ, मुझे ढंग से अवेलेबल नहीं हुई है। तो ये इनकी प्रारंभिक मूर्तियाँ थी। क्यों? क्योंकि देखो, रोम गए थे 96 में, तो यहाँ पे 98 में इनने 98-99 में क्या बना दी? पिएटा बना दी। 23 वर्ष की उम्र थी और उस समय इनने पिएटा का निर्माण किया था। मात्र 23 वर्ष के थे माइकल एंजिलियो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि माइकल एंजिलियो कितने बड़े थे जब उनने पिएटा बनाई। तो उनने पिएटा कब बनाई? ये उनकी स्टार्टिंग की कृति थी, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। और 23 वर्ष की उम्र में अगर आपको उनका बर्थ डेट भी याद हो, है ना, बर्थ डेट भी याद हो, तो उससे भी आप उनको निकाल सकते हो कि 1498 में पिएटा उनने बनाई, ठीक है। अब आते हैं 23 की उम्र में बनाई। यह एक शोकग्रस्त माँ मरियम की मूर्ति है जो मृत ईसा की गोद में लेकर बैठी है। अब देखिए, इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है हमारी वर्जिन मैरी, वो जीसस क्राइस्ट को गोद में लेके बैठी हैं। उनका शीश जो है ऐसे नीचे झुका हुआ है। वो बहुत, मतलब उनकी गोद के हिसाब से बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उनको चित्रित बनाया गया है। जो ये वस्त्रों की सिकुड़न आप देख रहे हैं, ये कोई रियल नहीं है, ये एक मूर्ति है जिसको इस तरह से बनाया गया है ताकि उनके वस्त्र की सिकुड़न बहुत रियल दिख रही है। दूसरी चीज़, जो इनकी वही बॉडी, वो संरचना एनाटॉमी की इतनी प्रॉपर करते थे कि आज ये आप देख के कह सकते हैं कि ये भले मूर्ति है, लेकिन ये जो एक डेड इंसान की मूर्ति है, मतलब कोई मृत व्यक्ति की मूर्ति है ना। वो उनकी बॉडी, उसके लिए उनने स्टडी करी है ना, कि किस तरह से मृत शरीर होना चाहिए। तीसरी चीज़ और कि ये, हाँ, मतलब इसमें दिखाया है कि इतनी बड़ी पुरुष की माता कितनी छोटी एज की हैं। तो वो ये बताना चाहें, माइकल एंजिलियो ऑलवेज कहते थे कि अगर वो एक बहुत डिवाइन लेडी है, मतलब बहुत ऑब्वियसली बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित लेडी हैं, एक तरह से बोलूँगी बहुत प्योर लेडी हैं, तो वो हमेशा यंग रहेंगी। तो वो चीज़ भी सिंबलाइज़ करना चाहे इसमें, इसलिए वर्जिन मैरी को हम मतलब इसमें बहुत यंग बताते हैं। इतने बड़े जीसस की माता बोलेंगे तो बहुत ओल्ड होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक यंग फॉर्म में है। चौथी चीज़ एक और पिएट्रा की बताएं कि मोस्टली अगर किसी माँ के बेटे की मृत्यु होगी तो वो बहुत विलाप में होंगी, बहुत दुख में होंगी। लेकिन इन्हें भी दुख है, इनके फेस पे जो दिख रहा है वो दुख है, लेकिन दुख के साथ ही एक बोलेंगे कि एक बहुत गर्व जैसा है उनको, क्योंकि उनके बेटे की जो मृत्यु है वो उसमें एक उनको एक गर्व दिख रहा है, ना कि सिर्फ दुख दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं पिएटा की जो हम उसको देख सकते हैं कि ये
हो सकता है, जो प्रिडिक्ट किया गया है, ठीक है। अभी ये कहाँ पे है, तो सेंट पीटर की बेसिलिका में, रोम में है ये। कहाँ से, देखो सरारा मार्बल के ब्लॉक से बना गया है ये, क्योंकि मोस्टली उनका मटेरियल यही रहा है। इसकी हाइट क्या है, तो 5 फीट 9 इंचेस, 5 फुट और 9 इंच की है क्या, पिएटा सॉरी। इस मूर्तिकला में कलाकार का पूरा हस्ताक्षर देखा गया है। इस मूर्तिकला में माइकल एंजेलियो का पूर्णतः साइन देखा गया है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक और बहुत ही इनकी आरंभिक कृतियों में से एक है स्लीपिंग क्यूपिड, मतलब जो क्यूपिड है वो सोते हुए, 1494 में बनाया था। इसका हिंदी भूल गई मैं, 1494 में बनाया था। और इससे ये हुआ था कि इन्हें बना के और बेच भी दिया था, और क्या कह के बेचा था कि ये प्राचीन यूनानी कलाकृति है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसमें यूनान इफेक्ट आ रहा है, आप देखेंगे, आपने यूनान की वीडियो देखी है, उसका काम भी दिखा चुकी हूँ, तो उससे आप समझ पाएंगे कि देखिए कैसे ये उससे रिजेंबल कर रहा है और उसका इफेक्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो अब 1500 का समय आ गया। 1501 से 5 में वो फ्लोरेंस में रहा, है ना, रोम में आ गया था। 1501 में वो फ्लोरेंस, रोम से वो फ्लोरेंस चले गया था, और 5 तक फ्लोरेंस में रहा। तो 1 से 4 के बीच में उन्होंने डेविड की मूर्ति ब्रूसस मोडेना का निर्माण किया। ये बहुत प्रमुख, अब फ्लोरेंस आ गया, फ्लोरेंस में उसने डेविड की मूर्ति का निर्माण किया सबसे सर्वप्रथम। क्या है ये, तो 1501 से 4, देखिए वो 23 साल की उम्र में बनाया था पिएट्रा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेविड कितने साल की उम्र में बनाया था, तो वो 26 साल के थे जब डेविड बनाया था इनने, ठीक है। ये डेविड इनने भी बनाए हैं, और डेविड डोनाटेलो ने भी बनाया है, आपको मैंने बताया है। और डोनाटेलो में भी मार्बल का भी बना है और ब्रोंज का भी बना है ना, उसका भी आपको वो हम अर्ली रेनेसेंस में बता चुके हैं। लेकिन माइकल एंजेलियो का डेविड कहते हैं ज़्यादा फेमस है। मार्बल से, वही करारा मार्बल से बनाया है, फ्लोरेंस इटली में है ये। इसकी हाइट क्या है, तो 17 बाय 6.5 फीट साइज़ है इसकी, है ना, 17 बाय 6.5। फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। ये जो है इसके बारे में ये माना जाता है, इसका हम सॉरी हिंदी करना भूल गई, मैं बता देती हूँ आपको कि ऑगस्टिनो डी ड्यूसियो, इनका एक स्पॉइल्ड, मतलब रखा हुआ मार्बल वो था, मार्बल ब्लॉक, उसको सब ने मना कर दिया था कि हम नहीं बनाएंगे। ये कार्य उनको माइकल एंजेलियो को सौंपा, और उसी ब्लॉक में ज़रा कुछ और मार्बल ऐड किए हुए इन्हें डेविड की रचना की थी, और जो आज इतना महान स्कल्पचर माना जाता है, ठीक है। एक और है ब्रूजेस मैडोना, ये भी इनने अपने स्टार्टिंग उसमें किया था फ्लोरेंस में, 1501 से 4 ब्रूजेट्स में है, फ्लोरेंस ब्रूजेट्स में है, मार्बल से बना गया, और 200 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है। देख लो आप अच्छे से, ये ब्रूजेस मैडोना किस तरह से मैडोना चाइल्ड क्राइस्ट को गोद में लेके बैठे हैं। इसमें भी आप वस्त्रों की सिकुड़न और एनाटॉमी और उनका वो सब देख सकते हैं कि कैसे रेनेसेंस का इफेक्ट इसमें दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1501 से 5 तक जो वो फ्लोरेंस में रहा, डेविड की मूर्ति बनाई, ब्रूसेस मैडोना का निर्माण किया। उसके बाद उनने 12 संतों की प्रतिमा, बोलेंगे किसने बनाई है, तो वो भी माइकल एंजेलियो ने बनाई है, लेकिन वो उसको पूर्ण नहीं कर पाए। माइकल एंजेलियो के बहुत काम हैं जो वो पूर्ण नहीं कर पाए, है ना, बहुत कम काम ही उनके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। लोरेंजो मेडिसी उर्बिनो का ड्यूक था, उसका भी मकबरा पहले ही बता चुकी हूँ, 1520 से 34 के मध्य में काम उनको सौंपा गया था। 1545 में 70 वर्ष की आयु में पॉप की एक विशाल ब्रॉन्ज की प्रतिमा, उसका फ़ोटो मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिली, वो भी इनने बनाया था। 1540 मतलब 70 की एज में आ गए थे जब वो रोम में थे, तब उनने ये एक पॉप की भी विशाल प्रतिमा ब्रॉन्ज की बनाई थी। सेंट मैथ्यू भी जब फ्लोरेंस में थे तो बनाई थी, फ्लोरेंस के बाद 1505 से 6 में फ्लोरेंस इटली। मटेरियल यही मार्बल संगमरमर का है। इसे अधूरा छोड़कर 15, देखिए फ्लोरेंस में थे, लेकिन फिर 1506 में रोम चले गए थे सेंट जूलियस के पास, क्योंकि फिर आगे उनको अपना वो सेंट चैपल का कार्य करना था, तो इसको ये अधूरा छोड़ गए थे। बाद में इनने फिर पूरा किया था इसको। सेंट मैथ्यू का है, देखिए ये अधूरा ही है, इस तरह से कार्य उन्होंने किया था। अधूरे कार्य बहुत किए हैं ये, और हैं देखिए, ये बहुत उससे याद मतलब नॉर्मल है, फेमस याद किया जाता है कि वो स्लेव्स जो है, श्रृंखला बंदी या फिर दास,
है ना। ये हॉल ऑफ द प्रिजनर्स के उससे ये मूर्तियाँ किसने बनाई थी, ये भी आधी अधूरी है, आधी पूरी नहीं। ये भी किसने बनाई है, तो माइकल एंजिलो ने बनाई है। डाइंग स्लेव मतलब मरता हुआ दास, है ना, ये 1516-17 मार्बल से बनाई है, किसने, माइकल एंजिलो ने। एटलस स्लेव ये क्या है, देखिए ये सब दास की मूर्तियां हैं। इसका हिंदी लाना मैं लेने में भूल गई, लेकिन ये इस टाइम पे इनने ये दास की मूर्तियां बनाई थी। आप बस एक नज़र मार लो। बियर्ड स्लेव मतलब ये है ना, इनमें डाइंग स्लेव, बियर्ड स्लेव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, देख लेना आप कि ये उनने बनाई है। ये बियर्ड स्लेव दाढ़ी वाले दास हैं, जैसे 1525 से 30 मार्बल की बनी गई है। है ना, इस तरह से ये स्लेव्स की मूर्ति थी। अब ये है मूसा की मूर्ति, ये भी किसने बनाई है, माइकल एंजिलो ने बनाई है। पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे हेतु माइकल एंजिलो ने जो मूर्तियाँ बनाई, उसमें मतलब पॉप जूलियस के मकबरे में अभी अपन ने पहले देखा, उसमें जो उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, उसमें मूसा की मूर्ति बहुत फेमस है। देख लीजिए आप, ये मूर्ति देखिए कितनी सुंदर, इस तरह से इसमें भी वस्त्रों की सिकुड़न वगैरह बहुत अच्छी। ये आरंभ तो इनने 1505 में ही कर दी थी, है ना, जब ये फ्लोरेंस में थे तभी इनने आरंभ कर दी थी, लेकिन क्योंकि रोम जाना पड़ गया होगा तो फिर 1545 तक इसको ये पूर्ण करते रहे। अभी कहाँ पे है ये, तो सेंट पीटर्स चेंस रोम्स में है ये। ठीक, आगे देखते हैं। पिएटा डिपोजिशन फ्लोरेंटाइन पिएटा, है ना, फ्लोरेंस के कैथेड्रल में है ये। 1540 में ये बाद के कार्य हैं, है ना, जब लोग रोम में आ गए थे ये तब के कार्य हैं ये, लेकिन ये पिएटा का निर्माण किया है इनने। देखिए पिएटा एक ही पिएटा नहीं बनाई है, बहुत सारी अनेकों पिएटाएँ बनाई हैं और कुछ हैं इसमें फेमस। तो ये क्या है, ये जो अच्छे से देख लीजिए, फ्लोरेंस में इसे फ्लोरेंटाइन पिएटा के नाम से जानी जाती है, जिसको निक्षेप डिपोजिशन भी कहते हैं, है ना। 1547 से 1555 का समय बनाने में लगा इसको बंदीनी पिएटा भी कहते हैं। मृत मसीह पर विलाप मतलब लेमेंटेशन ओवर द डेड क्रिस्ट, ये भी नाम से ये जानी जाती है ना। संगमरमर की ही बनी गई है, आप अच्छे से देख लो किस तरह से, देखो ये पिएटा और ये, है ना। अब आगे देखें, एक और है ये रोनाडिनी पिएटा, है ना, ये भी उसी समय उन्होंने बनाई थी, बाद के समय में। मिलान में है ये अभी, और मार्बल संगमरमर से बनी गई। यही काम करते करते मतलब एट द एंड उनकी मृत्यु हो गई, इसमें वो कार्य कर रहे थे। अब आते हैं चित्रकला पे। पेंटिंग करी तो है उनने, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह की जितनी ज़्यादा मूर्ति कला है, ठीक है। तो 1501-5 में जब वो फ्लोरेंस रहे थे तो उनने पवित्र परिवार यानी कि होली फैमिली वो होली फैमिली की पेंटिंग ये बनाई थी। इसको क्या बोलते हैं, इसको डोनी टोंडो भी कहते हैं। डोनी टोंडो मतलब सर्कुलर पेंटिंग है ये उनकी, बहुत सुंदर सी, इसलिए उसको डोनी टोंडो भी कहते हैं। ऑयल और टेम्परा पैनल पे है ये, इसका ये मीडियम है। 1503 से 4 जब वो फ्लोरेंस में रहे तो ये कार्य किया था। 120 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है, मतलब इसका डायामीटर 120 सेंटीमीटर है। उफीज़ी फ्लोरेंस में ये है। इसमें देखिए यही बताया गया है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। ओके, देखिए जीसस क्राइस्ट हैं वो अपनी मदर मैडोना के साथ हैं, उनके फोस्टर फादर जिन्हें कहते हैं उनके साथ हैं वो, लेकिन पीछे जो न्यूड फिगर्स हैं वो अनवांटेड इस पेंटिंग में दिखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बना रखा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये होली फैमिली के नाम से, जिसे पवित्र परिवार के नाम से जाना जाता है, जीसस क्राइस्ट के हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और, तो फ्लोरेंस के सांसद भवन हेतु उन्हें एक भित्ति चित्र भी करना था 1504 में, तो उसके लिए उनने स्केच किया था, है ना, उसको लियोनार्डो के साथ उनका काम सौंपा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका था। मतलब दो महान आर्टिस्ट से ने मिल के एक बहुत बढ़िया कार्य करते, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया था। तो उसमें जो संबंधित पीसा का युद्ध था, है ना, पीसा का जो वॉर था, उसके लिए उनने एक स्केच तैयार किया था, जो कि अभी स्नानार्थी मतलब बाथर्स के नाम से जो स्केच फेमस है, वो किसने बनाया है, माइकल एंजिलो ने। ये स्केच भी उनने बनाया था, ठीक है। ये बार बार बोलता रहता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, जो कि आपने पहले ही कर रखा है वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओहो, मैं इसका हिंदी लेना ही भूल गई शायद, चलिए हम ऐसे ही ले लेते हैं। पोप जूलियस सेकंड ने माइकल एंजिलो को कहा था सिस्टाइन चैपल की
जो सीलिंग है उसको डेकोरेट करने का। ठीक है, कहाँ पे है वो? वेटिकन, रोम के वेटिकन में है। पोप जूलियस ने कहा था। बहुत ही मतलब अच्छा भयंकर काम था ये, है ना। उनका मेन पोर्शन 13 बाय 36.5 मीटर्स का था। तो उनने पहले ये भी कहा था कि रफेल को ये काम करने को बोला था, लेकिन वो उनने भी रिफ्यूज़ कर दिया था। तो फिर माइकल एंजेलियो ने क्या बोला था, 1508 के समय मतलब उनने चालू किया था ये कार्य करना, लेकिन एक शर्त पे किया था कि वो उसको बंद रखेंगे और नोबडी विल अलाउ कि वो वहाँ पे आ सके, और जब तक वो कार्य करेंगे कोई भी उस कार्य को नहीं देख सकता। अपने आप को उनने अंदर से बंद कर लिया था, है ना, और वो कार्य किया था। तो ये इस तरह के लिए वो जब पोप जूलियस रेडी हो गए और 1508 में ये महान कार्य उनने चालू किया और 1512 तक ये उसको पूर्ण किया। वॉल्ट क्या 24 मीटर हाई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है, देखिए, सिस्टाइन चैपल। ये वाली चीज़, ये चीज़ इनने अभी करी थी। ये जो टाइम अपन देख रहे हैं ना, ये चीज़ उनने इस समय 1508 में शुरू करी थी। मैं एक बार फिर से ध्यान से बोलती हूँ, ये वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। एक मिनट, आपको मैं क्लियर से बताना चाहूँगी। देखिए, ये वाली चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये ऊपर की सीलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है इसको, ये सिस्टाइन चैपल में उनने अभी 1508 से 12 के बीच में किया था। एक बार आप इसका विभाजन देखें, ये इस तरह से पैनल्स में बना हुआ था, लेकिन इसका भी सीक्वेंस है। ये अलग अलग जो पैनल्स हैं, देखिए A1, सॉरी मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये ऐसे अलग अलग पैनल थे। ये आर्क थी, इन पे भी इनने अलग अलग एक जो है पेंटिंग ये की गई थी। और ये जो पैनल्स हैं इसमें भी पेंटिंग्स के अलग अलग सब्जेक्ट लेके काम किया था, और जो अलग अलग पेंटिंग के नाम से फेमस है ना। लेकिन ये है कहाँ के? सिस्टाइन चैपल। जैसे आप वो क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव वाला पेंटिंग देखेंगे, है ना, वो अपना जो गॉड क्रिएट सन और मून, ये वाला पेंटिंग देखेंगे तो हम बोलेंगे ये किसकी पेंटिंग है? आप बोलेंगे माइकल एंजेलियो की। तो माइकल एंजेलियो ने तो भाई एक चीज़ और बता दूं, जो अभी हमने पवित्र परिवार वाली पेंटिंग देखी सर्कुलर, वो जो पेंटिंग है वो उनकी इकलौती पूर्ण पेंटिंग है। ऐसा कहा जाता है कि इकलौती पेंटिंग है जो उन्होंने पूर्ण कंप्लीट करी थी। तो ये क्या है आप लोग बोलोगे? तो ये है उनकी सीलिंग्स पे किया था उनने। इट इज़ अ फ्रेस्को। और क्योंकि अलग अलग पैनल में अलग अलग पेंटिंग है, इसलिए कितनी बार आपको क्वेश्चन में वो अलग अलग मतलब इन अलग अलग पैनल्स की पेंटिंग भी दे देते हैं और पूछते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ एडम बहुत एग्जाम्स में आ जाती है कि पेंटिंग किसकी है ना, आदम की सृष्टि, है ना, वो वाली जो है। तो वो पेंटिंग थी सिस्टाइन चैपल में ही, अलग से पेंटिंग उनने कोई कैनवास लगा के नहीं करी थी। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब अपन इसको अलग अलग से पढ़ते हैं। तो ये टोटल 3 समूह में थी, 3 ग्रुप में थी, और उस प्रत्येक ग्रुप के 3-3 खंड थे। ठीक है, तो पहला खंड क्या था? ईश्वर द्वारा प्रकाश को अंधकार से पृथक करना। इसका इंग्लिश ये है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, मतलब आप पहले हिंदी समझ लो फिर आगे, क्योंकि इंग्लिश में आएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। डार्क और लाइट को अलग अलग ईश्वर अपने आर्म से, मतलब अपने कंधों से अलग कर रहे हैं। ये एक था, मतलब ये नीचे से शुरू हुआ है और ऊपर तक जाएगा। चांद तारों की सृष्टि, कैसे चांद और तारे बने उसकी सृष्टि, पृथ्वी को आशीर्वाद देते हुए, ये 3 था। फिर आदम की सृष्टि मतलब क्रिएशन ऑफ एडम, हवा की सृष्टि मतलब क्रिएशन ऑफ ईव, स्वर्ग से पतन मतलब एक मिनट क्या है कहेंगे उसको, फॉलन एक्सपल्शन, पैराडाइज से फॉलन एक्सपल्शन, नूह का बलिदान सेक्रीफाइस ऑफ नूह, प्रलय मतलब फ्लड, और नूह का नशा मतलब उनका इंटॉक्सिकेशन, किसका? नूह का। तो ये सारी पेंटिंग्स हमको अलग अलग अभी हम स्टडी करेंगे। तो एक तरह से देखो, अभी जो मैंने आपको बताया था वो दिखाया ना, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ऐसा ये बना हुआ है, दिख गया था आपको? ठीक है, ये जो है इस तरह की ये सीलिंग है, और ये सारी पेंटिंग्स इसी सीक्वेंस में वहाँ पे लगी गई है सिस्टाइन चैपल में। 3 खंडों में डिवाइड है। हर एक खंड में, जैसे ये एक खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है। एक मिनट, ये यहाँ तक एक खंड है,
ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 खंड है। हर एक खंड में 3-3 पेंटिंग्स है। यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो अलग है, जैसे ये जोनास की पेंटिंग नीचे, ऊपर ज़ार्चियस की पेंटिंग, और ये सब अलग अलग हैं पेंटिंग, ठीक है। इनको अब अपन अलग अलग से स्टडी करते हैं। सेपरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क सबसे नीचे से लेके ड्रंकनेस ऑफ नो तक ये वाली पेंटिंग है। इसका हिंदी मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अलग अलग अब दोनों साथ में नहीं लिखा है। अब अपन इसको अलग से पढ़ते हैं। देखिए ये इस तरह की मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ से अब सीलिंग्स चालू हो रही हैं, है ना। तो ये ऊपर सबसे पहले क्या है, ज़चारियास की पेंटिंग है, ठीक है। ये इस तरह से बुक लेके बैठे हैं, ये वाली पेंटिंग इन्हें सबसे पहले करी। इसके बाद जो है ये इस तरह से चैपल्स डिवाइड है। आगे देखें तो ये सबसे पहले क्या है, नूह का नशा, सबसे ऊपर वाले पैनल में जो पेंटिंग है ये वो पेंटिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, जो नूह है वो नशा कर रहे हैं और उसको उनका बेटे देख लिए है और वो कोई उस चीज़ को हाइड कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं देखना इसमें। दूसरी चीज़, सॉरी इसमें हिंदी करना भूल गई, बट मैं आपको खुद को एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरी चीज़ है उसके बाद जो उसके ऊपर है प्रलय, द ग्रेट फ्लड, किस तरह से ये प्रलय आया हुआ है और इसमें क्या दिख रहा है, कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बर्बादी हो रही है इंसान की, व्यक्ति की, सब चीज़ की। वो फ्लड में क्या दिखता है, वही है सेक्रीफाइजेशन ऑफ नूह, नूह का बलिदान। वो नूह जो है भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि उनने उनके परिवार को और सबको, उनकी फैमिली को प्रलय से बचा लिया है। तो ये क्या है, नूह का बलिदान, नूह का सेक्रीफाइस। फॉल एंड एक्सपल्शन फ्रॉम पैराडाइज, स्वर्ग से पतन, स्वर्ग से पतन, ये बहुत बड़ी स्टोरी है थोड़ी, आप इसको ज़्यादा मत देखिए। ये पेंटिंग जो है ये किसकी है, माइकल एंजलियो की है और ये इसके बाद के पैनल पे इनने की थी। आगे क्रिएशन ऑफ ईव, मतलब हव्वा की सृष्टि, किस तरह से पहली महिला आई है, तो वो वाला पेंटिंग इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पहली हव्वा कौन है, पहली महिला है एक तरह से, है ना। ईव, व्हाट इज़ ईव, ईव दैट मीन्स पहली महिला, तो वो उसका क्रिएशन जो है ये वाली पेंटिंग में बताया गया है। क्रिएशन ऑफ एडम, ये आप जानते हैं, पहला फर्स्ट मैन, भगवान किस तरह से उन्हें स्ट्रेच करके दिखा रहे हैं, वो वाली चीज़ है क्रिएशन ऑफ एडम। ये बहुत बढ़िया पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हैं गॉड, ये वाला पेंटिंग देखिए आप, है ना। तो ये है पृथ्वी का आशीर्वाद, गॉड क्रिएटेड फर्मेंट्स। आगे देखें, ये देखिए सन, मून और प्लांट्स को किस तरह से अपने हाथ से, वो इधर ये सूर्य है और ये मून है, ये वाला जो पेंटिंग है वो किस तरह से वो लाइट को और सन को और मून को डिवाइड कर रहे हैं, कौन, ईश्वर, गॉड। तो ये वाली पेंटिंग भी इसी में है। सेपरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क, अपने हाथ से, अपने आर्म से वो ये लाइट और डार्क को सेपरेट कर रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाली पेंटिंग है इनकी। और ये फिर जब ये हो गया तो ये वही उसी उसमें जैसे नीचे ज़ार्चियस का देखा था वैसे ये जोनास हैं। इसी तरह से दोस्तों ये जो अलग अलग मैंने आपको एक तरह से ये बताई थी उनकी भी पेंटिंग्स आप देख लो। इस तरह से ये जो अलग अलग ऐसे आर्क बनी थी ना ऐसे करके, इनके बीच में इस तरह की पेंटिंग्स हैं, इनके भी अलग अलग नाम हैं बट ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत नहीं समझते हैं अपन, ठीक है। आगे देखिए 1536 में जब वो पूर्ण कार्य उन्होंने आरंभ किया था, जब उनको मेडिसी से माफ़ी मिल गई थी एक तरह से, तो वो तब क्या हुआ, रोम पर आक्रमण हुआ। बहुत उनके लाइफ में भी मतलब कहेंगे कि बहुत स्ट्रेस हो गया था इन चीज़ों से, ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आक्रमण होता है, तो वो डिस्टर्ब हो गए थे। पॉल तृतीय ने इन चित्रों के लिए फिर उन्हें आमंत्रित किया, मतलब किसने, पॉल तृतीय ने इन 2 चित्रों के लिए माइकल एंजलियो को इनवाइट किया। क्या था वो, सेंट पॉल की बातचीत, मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉल, और सेंट पीटर की सूली, मतलब क्रूसिफिक्सन ऑफ सेंट पीटर, उसके लिए उनने इनवाइट किया। उससे पहले उसी समय ही, मतलब ये 1536 के समय जब उनने फिर कार्य चालू किया, तो देखिए मैंने आपको ये सिस्टाइन चैपल में बताया था ये कि ऊपर वाली चीज़ तो बन गई थी, लेकिन फिर वहीं का ये मेन पैनल, मैंने आपको बोला था कि आप वो ऊपर की चैपल देखें, ऊपर की सीलिंग देखें, वो उनने बनाई पैनल्स डिवाइड करके, ये वाली ना देखें। तो ये वाली आप अब देखें, बट सेम सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी में उनने बनाया है, और
इस पेंटिंग का नाम है लास्ट जजमेंट, मतलब अंतिम न्याय। 1536 से 41 फ्रेस्को बनाया माइकल एंजलियो नहीं है, लेकिन जब 1508 से 21 के बीच में उनने वो बनाया था और ये इस समय बनाया, ठीक है दोनों एक ही जगह पे। लेकिन आप अब ये इस चीज़ से इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई सिस्टाइन चैपल कब क्रिएट किया माइकल एंजलियो ने, तो आप वो देखो कि सिस्टाइन चैपल की सीलिंग पूछा है, वो पैनल वाली चीज़ पूछा है, या लास्ट जजमेंट। इन जनरली इसको लास्ट जजमेंट में ही बोलते हैं, तो उस चीज़ से आप उसका टाइम डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये उनने ब्रेक के बाद बनाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेना। कन्वर्जन ऑफ सोल मतलब सेंट पॉल की बातचीत, ये भी इनने अपने अंतिम दिनों में बनाई थी, तो 1542 से 45 का टाइम। फ्रेस्को है पूलिन चैपल, वेटिकन सिटी के पूलिन चैपल में बनाई थी इनने ये वाली पेंटिंग। देख लो, अच्छे से देख लो इसको, क्या है ये, कन्वर्जन ऑफ सोल मतलब सेंट पॉल की बातचीत। दूसरी क्रूसिफिक्शन, सेंट पीटर की क्रूसिफिक्शन, ये देखिए सूली, देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। ये भी उनने 1546 से 50 के बीच में एंड के डेज में बनाई थी, फ्रेस्को। और ये भी कहाँ है, पॉलिन चैपल, वेटिकन सिटी में। माइकल एंजलियो के जीवन काल की 2 जीवनियाँ प्रकाशित हुई, मतलब 2 ऑटोबायोग्राफी, 2 बायोग्राफी। तो पहली जीवन तो वसारी ने लिखी थी, 1550 में प्रकाशित की थी। वसारी ने वसारी एज अ फ्रेंड भी थे उनके, और उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट की जीवनी लिख के प्रकाशित की थी, तो उसमें एक माइकल एंजलियो भी थे। दूसरी उनकी अस्कामनियो कोंडीवी है, कोंडीवी, अस्कामनियो कोंडीवी ने 1553 में प्रकाशित करी थी। उनके शिष्य थे ये, कौन, अस्कानियो कोंडीवी, उनने दूसरी जीवनी इनकी प्रकाशित की थी, ठीक। चलिए, एक बार जिस तरह से हमने माइकल और लियोनार्डो का की थी, यही सब था माइकल एंजलियो में। मुझे नहीं लगता और कुछ बचा होगा, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि लियोनार्डो की भी की थी। देखिए, 1475 में कैप्रीस में इटली में जन्म हुआ था इनका। फिर ये लोग फ्लोरेंस आ गए थे, लिखना भूल गई मैं, है ना। फ्लोरेंस आ गए थे परिवार कुछ थोड़े समय में, और फिर 1488 में गिरलैंडो के पास गए, फिर बार्टोलेडो के पास गए। गिरलैंडो से भित्ति चित्र की शिक्षा ली, बोर्टेलेडो से मूर्तिकला की शिक्षा ली। फिर उनको उनकी डेथ हो गई थी, तो है ना 1492 में बोलोना आ गए थे, ठीक है। फिर 1494 में इनने स्लीपिंग क्यूपिड बनाया, मतलब सोते हुए क्यूपिड बनाया था, जिसमें ग्रीक का इफेक्ट था। ग्रीक की मूर्ति बोल के बेच भी दी थी जिसको, वो वाली याद करोगे, याद आ जाएगी। 1496 में रोम आ गए वो, है ना, और रोम में आके फिर क्या बनाए, पिएटा और बेकस की मूर्ति बनाई 1498 और 96 में। फिर उसके बाद 1501 में कहाँ गए, फ्लोरेंस, 1505 तक फ्लोरेंस रहे। उस बीच क्या क्या बनाया, तो 1 से 4 में डेविड बनाया, ब्रूजेस की मेडोना बनाई, 12 संत बनाए। फिर पेंटिंग को अलग से बताया तो पेंटिंग होली फैमिली बनाई, बेथर्स का वो बनाया, और सेंट मैथ्यू की मूर्ति बनाई, ठीक है। ये चीज़ें इनने फ्लोरेंस में कर ली। अब 1508 में फिर रोम आ गए, और रोम क्या करने आए थे, मैंने आपको पहले बताया था, रोम सिस्टाइन चैपल की सीलिंग बनाने आए थे, ठीक। फिर 1512 में फ्लोरेंस आ गए, मेडिसी के पास आए। स्लेव्स का निर्माण किया था उस समय, मैंने बताया आपको, डाइंग स्लेव, एटलस स्लेव, है ना, दाढ़ी वाले स्लेव, वो। फिर 1529 में आतंक हो गया था, मेडिसी को तो निकाल ही दिया था, और फिर आतंक से इनको खुद को भागना पड़ा। पर 30 में वापस मेडिसी का हकदार, वो मतलब वर्चस्व हो गया, तो 1500 उनने माइकल एंजलियो को माफ़ कर दिया, और 1534 में फिर से कार्य चालू किया रोम में, और 34 से 64 तक कहाँ रहेंगे, रोम में ही रहेंगे। पर कार्य क्या क्या कर लिया, तो सिस्टाइन, वही वेटिकन सिटी के सिस्टाइन चैपल में लास्ट जजमेंट बना लिया। फिर पिएटा बना दी दूसरी, डिपोजिशन और रियोडानी दोनों इस बीच में बनाई। फिर ये कन्वर्जन ऑफ सॉल, मतलब वो उनकी बातचीत, और क्रूसिफिक्शन, पीटर की सूली, ये भी बनाया। मूसा की मूर्ति को पूर्ण करा, शुरुआत तो 1505 में ही कर दी थी, लेकिन उसको पूर्ण इन्हीं बीच में किया था। और सेंट पीटर का आर्किटेक्चर कैसे भूल सकते हो, सबसे पहले बताया था, और यही करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1564 में 12 फरवरी 1564 में रोम में इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो ये थे हमारे माइकल एंजलियो, हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसको 1-2 बार और देख लेना, और अच्छे से। और अगर कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कुछ भी पूछना हो, कोई और डिमांड्स हो, तो मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप
मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब अगला वीडियो आपके लिए हमारे राफेल का आएगा। राफेल, क्योंकि ये एक 3 महान हस्ती थे तो इन तीनों का सेपरेट वीडियो ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा। अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।